बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम फोर्स एंड मोशन के इम्पॉर्टेंट लेक्चर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करने लगे हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के मुताबिक न्यूटन को अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो न्यूटन वाज एन इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट जिसने फ़िज़िक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस जनरेट किया, स्पेशली उसकी रिसर्च की वजह से जो उसने मोशन के फिनोमेना के अंदर की। मैकेनिक्स जो कि फ़िज़िक्स की एक अहम ब्रांच है जिसमें हम मोशन को ऑब्ज़र्व करते हैं, उसमें जो फादर समझा जाता है फ़िज़िक्स का, दैट इज़ न्यूटन। सो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो ये किसी भी स्टेट में बरकरार रहने के हवाले से है। हमें पता है बॉडी की दो स्टेट्स हैं, एक रेस्ट और एक मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन यानी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है तो वो तब तक मूव करती रहेगी जब तक हम उसके अंदर कोई चेंज लाने की कोशिश नहीं करेंगे, यानी हम उस पर ख़ुद कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। नेट फोर्स, यहाँ फोर्स और नेट फोर्स में फ़र्क ये है कि नेट फोर्स हमेशा जितनी भी फोर्सेस लग रही होती हैं उन सब का रिज़ल्ट होता है। अगर तो उन सब का रिज़ल्ट ज़ीरो हो जाए तो उस वक्त बॉडी अपनी असल हालत में ही रहती है। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और मोशन में है तो मोशन में रहेगी। इसी तरह इसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं बुक लाइंग ऑन अ टेबल, जिसमें ये बुक रेस्ट की हालत में है एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक हम इसके अंदर कोई चेंज नहीं लाएंगे। इस लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं क्योंकि ये किसी भी बॉडी की इनर्शियल प्रॉपर्टी के साथ डील कर रहा होता है। व्हाट इज़ इनर्शिया? इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसके अंदर चेंज आ रहा होता है, और इस न्यूटन लॉ में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर यह कहा हुआ है कि बॉडी में तब तक चेंज नहीं आएगा जब तक हम फोर्स ना लगाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो मैसेज हैं, एक मैस 100 kg का है और दूसरा मैस 5 kg का है। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि किसके अंदर ज़्यादा चेंज आएगा तो सबसे ज़्यादा चेंज इन दोनों में से 5 kg के अंदर आएगा। इसी तरह अगर हम एक और मैस लें जो कि 200 kg का हो तो सबसे कम चेंज 200 kg का है अंदर आएगा। इट मीन्स कि ज़्यादा देर तक जो अपनी स्टेट को मेंटेन रख रहा है वो ज़्यादा इनर्शिया वाला ऑब्जेक्ट है। इसलिए हम कहते हैं कि इस लॉ के मुताबिक जिसमें अपनी स्टेट को मेंटेन रखने की बात की हुई है वो इनर्शिया के साथ डील करता है जो कि डिपेंड करता है मैस के ऊपर। नेक्स्ट इज़ न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ के अंदर नेट फोर्स को एक्सर्ट होने के बाद का इफ़ेक्ट बताया हुआ है। फर्स्ट लॉ में हमने देखा था कि जब तक नेट फोर्स नहीं लगती तब तक का इफ़ेक्ट बताया हुआ था, जबकि यहाँ पर नेट फोर्स को लगने के बाद का इफ़ेक्ट बताया है। फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स है, इस पर हम फोर्स लगाते हैं तो ये क्या होगा, इट विल स्टार्ट मूविंग, और अगर ये पहले मूव कर रहा है तो ये फास्ट मूव करेगा, और इट मीन्स कि देयर इज़ चेंज इन वेलोसिटी। और हमें पता है कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज़ एक्सेलरेशन। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन जब भी किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगती है तो उसकी वजह से उसके अंदर क्या आता है, एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उनमें से एक फैक्टर फोर्स है जिसकी वजह से ये जनरेट हो रहा है, और जाहिर है की वजह से ये जनरेट हो रहा है तो इस फैक्टर के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरा फैक्टर मैस है जो जिसके साथ ये इन्वर्सली रिलेटेड है, यानी अगर हम मैस को बढ़ाएंगे तो बॉडी की वेलोसिटी में कम चेंज आएगा। जैसे हम आमतौर पे देखते हैं कि हैवियर ऑब्जेक्ट्स के अंदर चेंज कम आता है ड्यू टू देयर ग्रेटर मैस। सो इसी लॉ को हम मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं, फर्स्ट एज ए इज़ प्रोपोर्शनल टू एफ जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है, इस लॉ की फर्स्ट लाइन को बता रहा है, और सेकंड इज़ ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम को हम 1 के साथ डिवाइड करके लिखेंगे क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे और हम देख सकते हैं कि कंबाइन करने के बाद ये आ जाएगा प्रोपोर्शनल। यहाँ पे m डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करके हम कांस्टेंट लगाएंगे और यहाँ पर k की वैल्यू 1 है। सो ये फाइनल फॉर्म भी कहलाती है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। और जैसे अगर हम लिखें F इज़ इक्वल टू 2a तो हम इसको लिख सकते हैं फोर्स इज़ 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। इसी तरह F इज़ इक्वल टू अगर हम 3a लिखें तो हम कह सकते हैं फोर्स इज़ 3 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो जब हम लिखेंगे F इज़ इक्वल टू ma तो इसका मतलब होगा फोर्स इज़ मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। नेक्स्ट इज़ न्यूटन
थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन किसी भी बॉडी के अंदर दो फोर्सेस के इफेक्ट को डिस्क्राइब करता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पूरी नेचर के अंदर जो फोर्सेस अगर एग्जर्ट होती हैं तो वो हमेशा पेयर फॉर्म के अंदर होती हैं, क्योंकि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगा रही है तो उसके रिस्पॉन्स में दूसरी भी पहली बॉडी पर फोर्स लगाएगी। इसलिए ये लॉ बहुत फेमस है और इन दो फोर्सेस को एक्शन और रिएक्शन का नाम दिया जाता है, जो कि वैल्यू में तो हमेशा इक्वल होती हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। फॉर एग्जांपल हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि अगर दो बॉडीज़ हैं, एक बॉडी ए और बॉडी बी, लेट्स सपोज ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं। वो फोर्स अट्रैक्शन की भी हो सकती है और रिपल्शन की भी, वो किसी भी इफेक्ट की वजह से हो सकती है। तो अगर ए की वजह से बी पर लगने वाली फोर्स को हम एक्शन का नाम दें तो जो फोर्स बी बॉडी की वजह से ए पर लगेगी उसको हम रिएक्शन कहेंगे। और ये दोनों इक्वल होंगी मैग्नीट्यूड में लेकिन डायरेक्शन में हम ऑपोजिट होंगी। सो इसकी एग्जांपल हम बुक लाइंग ऑन अ टेबल ही ले सकते हैं, लेकिन इस एग्जांपल के मुताबिक बुक जो है वो टेबल पर फोर्स एक्सर्ट कर रही है और दैट इज़ वेट ऑफ द बुक, जिसकी वजह से वो नीचे आना चाह रही है, लेकिन टेबल उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। सो दैट इज़ रिएक्शन ऑफ द टेबल और इस वेट को हम एक्शन कंसिडर कर सकते हैं। सो इस लॉ के मुताबिक हम देख सकते हैं कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एक और एग्जांपल इसकी एयर फिल्ड बैलून है। फॉर एग्जांपल एक बैलून को जब हम फ्री करते हैं तो फ्री होने के बाद बैलून एयर को बाहर की तरफ पुश करता है, सारी एयर बाहर आती है। तो वो फोर्स जो एयर पर बैलून की तरफ से लग रही है उसको हम एक्शन कह सकते हैं, और वो फोर्स जो एयर की तरफ से बैलून पर रिस्पॉन्स की फॉर्म में, रिएक्शन फॉर्म में लगेगी, जिसकी वजह से वो ऑपोजिट मूव करता है, दैट इज़ रिएक्शन। होप सो ये वीडियो आपको क्लियर होगी। सो वी रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर सब तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।